नमस्कार। हेल्थ सायरन योगालय की तरफ से आप सभी का स्वागत है। 21 दिन की योगिक जीवन शैली का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा योग क्या है, आसन करते समय क्या समझना है। अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि आसन का क्या महत्व है, आसन क्यों करना चाहिए। तो इसका बहुत अच्छा जवाब स्वामी कुवल्यानंद जी और डॉक्टर मुकुंद भोले जी ने अपने रिसर्च में दिया है। उनका कहना यह है कि आसन घट शुद्धि यानी कि देह शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। अब जैसे हमने पिछले सेशंस में देखा कि योग में अनुभव आना बहुत जरूरी है, तो अगर हमें वो अनुभव नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा देह जो है, हमारा घट जो है वो अशुद्ध है और उसको शुद्ध करने के लिए आसन एक मार्ग है। तो स्वामी कुवल्यानंद जी और डॉक्टर भोले जी ने आसन को कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है। जैसे उन्होंने कहा है कुछ आसन मेडिटेटिव होते हैं जो मेडिटेशन के पर्पस के लिए बने हैं, कुछ आसन कल्चरल आसन हैं और कुछ आसन रिलैक्सिंग आसन हैं। तो कल्चरल आसन जिनको आज हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा मान्यता मिल रही है, जो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि वो गलत तरीके से पॉपुलर हो रहे हैं और उनका जो इसेंस है, जो सोल है, किसी भी आसन का आत्मा जो है वो आप निकल गया है ऐसा महसूस करेंगे। हम देखते हैं कि हम अगर किसी फंक्शन में, किसी कार्यक्रम में कुछ समय के लिए भी अगर बैठ जाते हैं तो हमारी गर्दन दर्द करने लगती है, हमारी पीठ दर्द करने लगती है और हमारी कमर दर्द करने लगती है। तो ये सारा जो है वो हमारे वर्टिब्रल मसल का, हमारे स्पाइन का हिस्सा है। और कोई भी आसन जब आप चुनते हैं तो उनका जो लक्ष्य होता है, उनका जो एम होता है वो होता है आपके स्पाइन को हेल्दी बनाए रखे, मजबूत बनाए रखे, पावरफुल बनाए रखे। हमारा स्पाइन हेल्दी है इसका मतलब क्या है? आपका स्पाइन चारों दिशाओं में फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, साइड बेंड यानी कि लैटरल बेंड और ट्विस्टिंग इस तरह से फ्लेक्सिबल है। आप आराम से कोई दर्द महसूस किए बिना एक जगह पे बैठ सकते हैं, तो आपका स्पाइन हेल्दी है। तो इसके लिए हमें स्पाइन के जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं, जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ट्विस्टिंग, ये समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि हमारे जो स्पाइन के विकार है उन्हीं के कारण हम एक जगह पे, एक स्थिति में ज्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं और उसी से हमारे शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती है। और आसन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि आपके स्पाइन को हेल्दी बनाए। तो हम देखते हैं कि आज हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एटीट्यूड ऑफ द स्पाइन में कैसे करेक्शन लाए और हमारे स्पाइन का कर्वेचर कैसा होना चाहिए। तो मैं श्याली को आमंत्रित करता हूं कि आज के आसन को डेमोन्स्ट्रेट करें। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे स्पाइन के स्ट्रक्चर को।
तो अगर आप देखेंगे, अगर आप सामान्य स्थिति में बैठे हैं, जैसे अभी श्रेयाली वज्रासन में बैठी हैं, तो उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स रखा है। तो जब आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स होता है तो आपका स्पाइन 3 कर्वेचर में हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहला कर्वेचर होता है हमारे गर्दन के एरिया में, जिसे कहा जाता है सर्वाइकल कर्वेचर। उसके बाद गर्दन के नीचे से पीठ के एंड तक जो कर्व होता है उसे कहा जाता है डॉर्सल कर्वेचर। और पीठ के निचले हिस्से से कमर तक जो रीजन होता है उसे कहा जाता है लंबार रीजन, लंबार कर्वेचर। तो हमारा जो हेल्दी स्पाइन होता है वो स्लाइटली एस शेप में हमें दिखाई देता है, जिसमें हमें ये 3 महत्वपूर्ण कर्वेचर दिखाई देते हैं। लेकिन अब दिक्कत कहां आती है, जब हमारे स्पाइन का एटीट्यूड बदल जाता है। अब मानो आपका स्पाइन का जो एटीट्यूड है वो फ्लेक्शन में चला गया है। अब फ्लेक्शन यानी कि दोनों शोल्डर्स जो है वो आगे की तरफ कंप्रेस हो रहे हैं, हेड थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है। तो यहां पे आप महसूस करेंगे कि जो कर्व है आपके सर्वाइकल से लेकर डॉर्सल तक यानी लंबार तक, तो ये एक ही बन चुका है और मैक्सिमम लोड जो है वो आपके लंबार रीजन पे आ रहा है। तो ये भी एक दुविधा है। तो हमें समझना है कि इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा आसन चूज किया जाए। फिर अगला जो इश्यू है स्पाइन के साथ वो है एक्सटेंशन। तो यहां पे क्या होता है, हमारे शोल्डर्स जो है वो पीछे की तरफ आते हैं, सिर भी ऊपर की तरफ चला जाता है, और जो अभी आपका बैक है वो सेंटर में आप महसूस करेंगे कि बहुत ज्यादा कंप्रेस हुआ है। तो जो कर्व है, कर्वेचर है, वो पूरी तरह से बदल चुका है। तो पहला जो एटीट्यूड है वो जो लोग डेस्कटॉप पे काम करते हैं, जो बहुत ज्यादा एक जगह पे सामने की तरफ झुक के काम करते हैं, उनके अंदर दिखाई देता है। और ये जो है वो मेहनत करने वाले लोग, जैसे हमारे सोल्जर्स हो गए, बहुत ज्यादा उनको हेवी लोड उठाना पड़ता है, जो कुली वगैरह हो गए, तो इनके अंदर स्पाइन का ये कर्वेचर हमें नजर आता है। तो अब इनको कैसे करेक्ट करना है, तो अगर पैथोलॉजिकल लैंग्वेज में इसे कहा जाए तो इसे काइफोसिस और लॉर्डोसिस ये दोनों टर्म यूज होती है। तो इनको करेक्ट करने के लिए हमें कौन से आसन करने हैं वो समझना काफी जरूरी है। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण स्पाइन का स्ट्रक्चर होता है वो होता है, तो एक साइड से आपका स्पाइन ऊपर है और दूसरे साइड से आपका स्पाइन नीचे है। तो इसमें क्या होता है, आपका एक शोल्डर ऊपर है, शोल्डर अप, और एक शोल्डर नीचे है। तो ये भी आपके जो दिनचर्या होती है, जो अर्गोनॉमिक्स होता है, उसके वजह से ये बदलाव आता है। कई बार ये बचपन से भी हमारे शरीर में आता है। तो इसको करेक्ट करना, दोनों स्पाइन को दोनों शोल्डर्स को एक लाइन में रखना, आपका स्पाइन का कर्वेचर मेंटेन करना, इसे आप स्केलियोसिस भी कह सकते हैं। तो हमें स्पाइन की हेल्थ अच्छी करनी है ताकि हम मेडिटेटिव आसन में जा सके और वहां पे घंटों तक हम मेडिटेशन का अभ्यास कर सके। तो जो आसन करने का मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है हमारे स्पाइन को हेल्दी करें। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम फ्लेक्शन एटीट्यूड को कैसे सही कर सकते हैं। तो उसके लिए हम भुजंगासन करने जा रहे हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट Shayali to please go into the lying down position on the prone। तो हमेशा याद रखिए, आप जब भी कोई पोजीशन चेंज कर रहे हैं, सीटिंग से लाइंग डाउन पोजीशन में जा रहे हैं, तो
आपको करवट लेके जाना बहुत जरूरी होता है। तो भुजंगासन, ये आसन का नाम दिया गया है फ्रॉम द स्नेक। अगर आप देखेंगे कि स्नेक जो है अपने हुड यानी कि जो सिर का हिस्सा है उसको ऊपर उठाता है ओनली विद द स्पाइन। सांप को एक्सट्रीमिटीज नहीं है, एक्सट्रीमिटीज मतलब हाथ और पैर नहीं होते हैं। तो बिना हाथ और पैर के सांप अपने हुड को ऊपर उठा सकता है क्योंकि उसके स्पाइनल मसल्स उतने हेल्दी हैं। तो वही प्रयास हम भुजंगासन में करने की कोशिश करेंगे। तो आराम से अपने दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में लाना है, दोनों पैरों को नीचे रेस्ट कर देना है। अगर आसन में क्या करना है ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि यहां पे आपको ज्यादा दिक्कत, ज्यादा परेशानी ना आए। तो अब हम आराम से भुजंगासन में जाने वाले हैं। तो भुजंगासन में जाने की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले हम सर्वाइकल रीजन को, जो भी सर्वाइकल बोन्स है उनको महसूस करेंगे। तो उनको महसूस करने के लिए आप आराम से अपने सिर को ऊपर उठाएंगे। अब यहां पे आप जो मोशन कर रहे हैं वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो काफी स्लोली आपको सिर को ऊपर उठाना है। फिर आपके सर्वाइकल एरिया में, गर्दन के एरिया में जो मसल्स है उनके साथ क्या हो रहा है वो आपको महसूस करने की कोशिश करनी है। याद रखिए कि आपके भुजाओं में, आपके हाथों पे कोई भी वेट नहीं है, मानो आपको जैसे हाथ दिए ही नहीं है। तो जब आपने सिर को ऊपर उठाया तो आपके बैलेंस पे क्या असर हुआ, आपके शोल्डर्स पे क्या असर हुआ, आपके मसल्स पे क्या असर हुआ, आपके सिमेट्री पे क्या असर हुआ, आपके बॉडी के प्रेशर में क्या बदलाव हुआ, स्पाइन के साथ क्या चेंजेस आए, ब्रीदिंग के साथ क्या हुआ। तो वो सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करनी है। अब आसन को और थोड़ा सा आप एक्सटेंड करने की कोशिश कीजिए अगर आपको पॉसिबल है तो। लेकिन याद रखिए कि जब भी आप आसन को और बैक बेंड में जाने की कोशिश करेंगे तो आपके हिप्स मसल टाइट होने वाले हैं। तो जब तक आपके हिप मसल रिलैक्स है वहीं तक आपको सिर को ऊपर उठाना है और आसन को होल्ड करना है। अब जब हम आसन को मेंटेन करेंगे, याद रखिए जो सेकेंड पार्ट होता है किसी भी आसन का, मेंटेनिंग द आसन, आसन में रुकना, तो वहां पे आपको सारी चीजें महसूस करने का समय मिलता है। तो सबसे पहले जो आपके फेशियल मसल्स हैं उनको रिलैक्स छोड़िए, आपके शोल्डर्स को रिलैक्स छोड़ दीजिए, आपके एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स छोड़िए, आपके ग्लूट मसल्स को रिलैक्स छोड़िए, आपके थाइज को रिलैक्स छोड़िए, एंकल, काफ मसल सबको आपको रिलैक्स छोड़ना। तो यहाँ पे एक्टिव मसल सिर्फ आपका स्पाइन का जो एरिया है वही रहेगा और उसी एरिया को आपको समझने की कोशिश करनी है, उसी एरिया को आपको अनुभूत करना है। तो किसी भी आसन के 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और वाइब्रेशन। तो जब आप अपने आसन में रुके हैं तो प्रेशर में क्या चेंज हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर में, उन मसल्स में क्या चेंज हो रहा है, और वाइब्रेशंस, क्या आप उन वाइब्रेशंस को महसूस कर पा रहे हैं। तो जब आपको लगे कि आपका शरीर थकने लगा है, आपका ब्रीदिंग अनरिदमिक होने लगा है, बॉडी में ट्रिमर्स आने लगे हैं, तो आराम से आसन से बाहर आना है। अब इस समय आपको याद रखना है कि आपको लोअर लंबार से मसल्स को रिलैक्स करते हुए नीचे जाना है और फिर सबसे आखिरी में आपके सिर को रेस्ट करना है। तो ये जो मूवमेंट था ये अलोंग द ग्रेविटी था। तो आपको ऊपर आते समय ग्रेविटी ने क्या रेजिस्टेंस दिया
और नीचे जाते समय ग्रेविटी ने आपको कितना सपोर्ट किया, उससे आपके मसल्स पे क्या असर हुआ, उससे आपके ब्रीदिंग पे क्या असर हुआ, ये हमें समझना है। आसन के बाद कुछ समय के लिए आंखें बंद रखनी है, उस आसन का अनुभव लेना है। आप थोड़ी देर के लिए मकरासन में रिलैक्स हो सकते हैं और फिर हम इस आसन को एक बार रिपीट करेंगे। अब थोड़ा सा मसल की तरफ से हटकर हम आसन के और डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि और हमें कौन कौन से अनुभव आ सकते हैं। तो फिर से एक बार आपको पोजीशन लेना है, ब्रीदिंग को रिलैक्स रखना है, हाथ बिल्कुल शरीर के भीतर एकदम रिलैक्स, ब्रीदिंग रिलैक्स। अब हमें सिर को ऊपर उठाना है वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा। जितना आप आराम से ऊपर उठाएंगे, आंखें बंद रख के उठाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको महसूस करना है आपके बैक के साथ, आपके स्पाइन के साथ क्या हो रहा है, कहाँ पे आपको स्ट्रेचिंग मिल रहा है। जो पूर्व भाग है, पूर्व भाग मतलब फ्रंट साइड, एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी, वहां पे क्या चेंजेस हमें नजर आ रहे हैं। जो पश्चिम भाग है यानी कि बैक साइड ऑफ द बॉडी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो वहां पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। वाम मार्ग यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, दक्षिण मार्ग यानी कि राइट साइड ऑफ द बॉडी। अब आपका ब्रीदिंग कहाँ पे हो रहा है। अगर प्रेशर आपके एब्डोमेन पे है तो क्या आप लैटरल साइड से ब्रीदिंग को महसूस कर रहे हैं, क्या आप अपर बैक और मिडल बैक में ब्रीदिंग को महसूस कर रहे हैं, क्या आप चेस्ट के एरिया में ब्रीदिंग को महसूस कर रहे हैं, क्या आप पेल्विक रीजन में आपका ब्रीदिंग महसूस कर रहे हैं। तो सारी चीजों को हमें समझना है और धीरे धीरे सारे मसल्स को रिलैक्स करते जाना है। सिर्फ एक्टिव मसल जो रहेगा आपका स्पाइन के एरिया का। और जैसे आप थकने लगेंगे, आराम से आसन से बाहर आइए, ब्रीदिंग को रिलैक्स रखिए और कुछ समय के लिए मकरासन में रेस्ट कीजिए। तो हम कौन से आसन का चुनाव करें, कौन से आसन को कितनी देर के लिए होल्ड करें, इसके लिए हमारे शरीर को समझना और सुनना बेहद जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा शरीर मानता नहीं है किसी आसन को करने के लिए, लेकिन हम फोर्सफुली वो आसन करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी कभी आप आसन का अभ्यास करते हैं, लिसन टू योर बॉडी। आपका शरीर आपसे क्या कहना चाहता है उसको समझिए और उसी के बाद उस आसन का अभ्यास कीजिए। तो हमने देखा कि एक्सटेंशन एटीट्यूड को कैसे करेक्ट किया जाए। तो उसके लिए हमने देखा कि फ्लेक्शन एटीट्यूड को कैसे करेक्ट किया जाए। जिनका शोल्डर्स नीचे झुके हुए हैं, जिनका हंच बैक हुआ है, उसके लिए कैसे हम बैक को करेक्ट कर सकते हैं, स्पाइन को करेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आसन हम देखने जा रहे हैं वो है पश्चिम उत्तान आसन। अब पश्चिम उत्तान आसन तो अभी हम जो आसन देखने जा रहे हैं वो है पश्चिम उत्तान आसन। अब पश्चिम उत्तान आसन का जो डिस्क्रिप्शन है, हठयोग में कहा गया है कि पवनम पश्चिमम वाहिनम करोति। अब यहां पे कहीं पे भी ये डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि आपका स्ट्रेचिंग इस साइड पे होना चाहिए, ये मसल्स इन्वॉल्व होने चाहिए, ऐसे आपका पोस्चर होना चाहिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है पश्चिमम वाहिनम करोति। जो प्राण वायु है उसको आप पश्चिम मार्ग से लेके जा रहे हैं।
पोस्टेरियर पार्ट से उसको लेके जा रहे हैं। तो इस आसन को कैसे करना है सबसे पहले हम समझेंगे। आपके दोनों हाथ थाइस पे, बैक स्ट्रेट। अब यहां पे जब हम बोलते हैं कि बैक स्ट्रेट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैक को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, टाइट कर लेते हैं। स्ट्रेट करने का मतलब टाइटनेस लाना नहीं होता है। स्ट्रेट करने का मतलब आप रिलैक्स बैक को फील करें और आपका जो वेट है वो बटक, बैक ऑफ द नी, थाइज और हिल्स पे इक्वली डिवाइड हो जाए। इस तरह से आपको पोजीशन लेनी है। अब हम जब फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो ये फॉरवर्ड बेंड हमारा हिप से होना चाहिए। और हमेशा याद रखिए, इरेक्शन ऑफ द स्पाइन इज नेसेसरी डूइंग एनी आसन। तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग आसन कर रहे हैं, ट्विस्टिंग कर रहे हैं, लैटरल साइड बेंडिंग कर रहे हैं, तो आपका स्पाइन का इरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो अपने दोनों हाथों को थाइस पे रेस्ट करना है, स्पाइन को इरेक्ट करना है, हिप से हमें अनुभव लेना है। फिर धीरे धीरे हमारा जो ट्रंक है, टमी है, उसको थाइस की तरफ लेके जाना है। सो फर्स्ट योर हैंड्स विल मूव टुवर्ड्स द नीज, योर ट्रंक, योर टमी विल रेस्ट slowly on your thighs. Then you will further bend down. You will bring your chest towards the knee and then slowly bring your head down. तो जहां तक आप पॉसिबल है, जहां तक आप कंफर्टेबल है, वहीं तक इस आसन को लेके जाएंगे। अगर आपके हाथ टोच तक नहीं पहुंच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से धीरे धीरे वो पहुंच जाएंगे। अब सबसे जरूरी होता है समझना द रोल ऑफ द ग्रेविटी। तो आप ये आसन अलोंग द ग्रेविटी कर रहे थे, तो आपके मसल्स को रेजिस्टेंस कम था, तो मसल वर्क काफी कम था। इसके विपरीत जो अब हमने भुजंगासन किया था वो अगेंस्ट द ग्रेविटी था, तो वहां पे आपके मसल्स को रेजिस्टेंस था, तो बैक के मसल्स का वर्क हेवी था। लेकिन यहां पे मसल का वर्क काफी कम हो जाता है। तो कहीं पे भी आपके मसल्स में टाइटनेस नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी आप मसल्स पे जोर नहीं डालेंगे। लेट इट हैपन, ग्रेविटी को काम करने दीजिए, धीरे धीरे अपने सिर को भी रिलैक्स कर दीजिए। लेट इट फॉल डाउन ऑन द फ्लोर, उसको होने दीजिए। अब जब आप पश्चिम उत्तानासन करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके एब्डोमिनल एरियाज में कंप्रेशन हुआ है, स्क्वीजिंग हुआ है। तो डायफ्रामेटिक मूवमेंट जो है वो कुछ हद तक लॉक हो चुकी है। तो आपका ब्रीदिंग कहां से हो रहा है? तो यहां पे रोल आता है पश्चिमम वाहिनम करोति। तो इस आसन में हमें क्या अनुभव लेना है? अब अगर आप कर्ता भाव से लेंगे तो यहाँ पे आप अपने काफ मसल को स्ट्रेच करेंगे, आप आपके हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, आप हाथों से खुद को आगे पुश करेंगे, ये कर्ता भाव है। लेकिन हमें दृष्टा भाव से अनुभव लेना है। दृष्टा भाव से क्या? सारे मसल्स को रिलैक्स छोड़ देना है। और अब आपका ब्रीदिंग कहां से हो रहा है? क्या आप पेल्विक रीजन में ब्रीथ को महसूस कर रहे हैं? क्या आप लैटरल साइड्स में ब्रीथ को महसूस कर रहे हैं? क्या आप मिडल बैक में ब्रीथ को महसूस कर रहे हैं? क्या आप अपर बैक में ब्रीथ को महसूस कर रहे हैं? आपको महसूस करना है पेरिफेरल रीजन में। आपकी बॉडी क्या सांस लेते समय फूल रही है? क्या सांस छोड़ते समय वो श्रिंक हो रही है, छोटी हो रही है? तो पवनम वाहिनम करोति, पवनम पश्चिमम वाहिनम करोति, इसका अनुभव लेना ही पश्चिम उत्तानासन का एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो आराम से जितना देर आप इस आसन में रुक सकते हैं, कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपके किसी मसल्स में क्रैम्प आने लगे हैं, कहीं पे टिंगलिंग सेंसेशन आने लगा है, तो आपको उसको समझना है और वहीं तक इस आसन को होल्ड करना है। जब आपको लगे कि आप इसे और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो आराम से अपने दोनों हाथों को एंकल की तरफ लेके आइए,
अब जिस तरह से हम आसन में गए थे उसके विपरीत सबसे पहले सिर को ऊपर उठाइए, फिर चेस्ट को और फिर एब्डोमेन को। तो जो हमारा स्पाइन आगे की तरफ स्ट्रेच हुआ था तो उसको नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए हमें उतना समय देना है। वो जो कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग हुआ था उसको सेटल होने के लिए हमें उतना समय देना है। तो हमेशा जब हम कोई भी आसन चूज करते हैं तो उस आसन में हमें क्या अनुभव मिलता है वह समझना बहुत जरूरी है। तो हमने आज 2 आसन देखे, भुजंगासन और पश्चिमोत्तानासन। हमने हमारे स्पाइन के कर्वेचर देखे, उनका हमारे शरीर पे क्या रोल होता है वो समझने की कोशिश की। तो मैं शयाली को थैंक यू कहना चाहूंगा। तो आसन कैसे करना है, क्यों करना है? तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो कल्चरल आसन है वो हमें मेडिटेटिव आसन को करने के लिए करने हैं। तो कल्चरल आसन और मेडिटेटिव आसन में फर्क क्या है? मेडिटेटिव आसन यानी कि आप मेडिटेशन के लिए एक जगह पे स्थिरता से, चाहे आप अर्ध पद्मासन है, सिद्धासन है, पूर्ण पद्मासन है, स्वस्तिकासन है, किसी भी एक आसन में आपके पीठ को, आपके बैक को सीधा रखकर घंटों तक बैठकर अभ्यास कर सके, मेडिटेशन कर सके। तो उसके लिए जो आसन करने हैं उन्हें कल्चरल आसन कहा जाता है। हम देखते हैं कि हम अगर किसी फंक्शन में, किसी कार्यक्रम में कुछ समय के लिए भी अगर बैठ जाते हैं तो हमारी गर्दन दर्द करने लगती है, हमारी पीठ दर्द करने लगती है और हमारी कमर दर्द करने लगती है। तो ये सारा जो है वो हमारे वर्टिब्रल मसल का, हमारे स्पाइन का हिस्सा है। और कोई भी आसन जब आप चुनते हैं तो उनका जो लक्ष्य होता है, उनका जो एम होता है वो होता है आपके स्पाइन को हेल्दी बनाए रखे, मजबूत बनाए रखे, पावरफुल बनाए रखे। कोई भी योगिक टेक्स्ट, हठयोग प्रदीपिका हो गई, भगवत गीता हो गई या फिर श्रीमान पतंजलि योग सूत्र हो गए, तो उनमें आसन की डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे तो सब जगह पे कहा जाता है स्थिरम सुखम आसनम। जैसे भगवत गीता में कहा गया है समम काया शिरोग्रीवम धारणाया निश्चलम भवेत। सिर और शरीर को स्थिर रखना यही आसन का महत्व होता है और हमें यही सीखना है। तो आप इतना एडवांस आसन कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है। उस आसन को आप कितनी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसमें आप कितनी अच्छी तरह से स्थित हो सकते हैं। जैसे योग की और एक डेफिनेशन है समत्वम योग उच्यते। तो ये समत्व मतलब इक्वलनेस, स्टेडीनेस। तो ये सारी चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। तो इस 21 दिन की जीवन शैली के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगे। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।